हेलो भाई, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का साइंस के एक और सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। तो ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 3 है और एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस इस क्लास में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम पे आधारित है, मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नाविक जीडी वाले बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर 10 बाई 10 आपको साइंस में सेक्शन 1 में लाना है तो एग्जाम तक ये क्लास मैं देने वाला हूँ। कोई भी क्लास मत छोड़ेगा, एक एक क्वेश्चन कर लीजिए एग्जाम तक। चलिए आ जाइए, फटाफट शुरुआत करते हैं अपने इस जो है सुपर मॉक टेस्ट क्लास 3 का। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने महापीडीएफ 3.0 नहीं लिया है सेक्शन 1 के लिए, बाबू आपकी तैयारी अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पांचों सब्जेक्ट सेक्शन 1 में जो 5 सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट, पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग 10-10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। साथ ही में जो है साइंस के 1100 प्लस जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में सब पूछे गए हैं, और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्राइस इस बुक का आरएस 200 रुपए है, लेकिन आपको 200 का पेमेंट नहीं करना है। फिलहाल आपको ये कितने में मिल रहा है? आरएस 100 रुपीज में मिल रहा है। लेना कैसे है? 9795111812, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। बस आपको एक मैसेज डालना है कि मुझे महापीडीएफ 3.0 चाहिए, वहां पे पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो तुरंत आपको ये पीडीएफ बुक मिल जाएगी। ये समझ लीजिए कि आपके परीक्षा का रामबाण बुक है ये सेक्शन 1। हजारों कैंडिडेट लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप भी ले लीजिए। देखिए, पब्लिकेशंस की बुक के पीछे पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के देता हूं ये मैं। तो इस बुक को लीजिए, अपने सेक्शन 1 की तैयारी बेहतर कीजिए। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9795111812। और सेक्शन सेकंड के लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, उसकी भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, हमारे सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 3 का। बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन करिएगा। देखिए, उस दिन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का हमने आपको तरीका बताया था, किस चीज से रिमूव होता है, ठीक है। और साथ ही में आज यहाँ पे वॉशिंग पाउडर जो होता है हमने आपको बताया था, ठीक है, उससे ये रिमूव होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और यहाँ पे कौन से आयंस जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए? कौन से आयंस पानी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सोडियम और कैल्शियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम और कैल्शियम आयन, सोडियम और मैग्नीशियम आयन। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है पोस्ट कार्ड में, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन। देखो, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं वाटर के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी के हार्डनेस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कठोरता के लिए। चलिए जी, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या चार्ल्स लॉ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरे याद करो, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। याद करो ध्यान से। चलिए जी, देखिए, देखो, ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि इस यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है, बाबू ध्यान से सुन लीजिए, इस यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है सिर्फ हम लोग उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हमारे इस यूनिवर्स में टोटल जो एनर्जी मौजूद है बस उसी को यूटिलाइज करते हैं। कैसे? उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ढाल के, ठीक है। तो एनर्जी ना ही जो है जनरेट हो सकती है ना ही नष्ट हो सकती है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये आपका जो है प्रिंसिपल है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जी, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? कह रहा है ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, मैं आपसे उस दिन भी कहा था कि चारों हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके जो आपके अलग अलग लेयर हैं, सारे लेयर्स पढ़ लीजिए, और साथ ही में क्या चीज किस लेयर में पाया जाता है। सबसे निचला लेयर कौन है, सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा है? ओजोन जो गैस है हमारा, ठीक है, ओजोन लेयर जो है किस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, किस लेयर में पाया जाता है, सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। तो ओजोन गैस इज प्रेजेंट, ओजोन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मौजूद है? गलत मत करिएगा, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखो, रिएक्टिविटी मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स जरूर पढ़ लीजिए, एक नंबर आपका बन जाएगा यहां से एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के हिसाब से आपको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक,
मतलब सबसे लेस रिएक्टिव जो होगा वो आपके राइट साइड पे होगा। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट कमेंट करिए। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, गोल्ड, इन चारों में से सोडियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड में जो है सबसे, अगर चार चीजें दी गई हैं, सोडियम दिया गया, आयरन दिया गया, सिल्वर और गोल्ड, जिसमें से सबसे लेस रिएक्टिव अगर कोई मेटल होता है तो वो होता है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड होता है। फिर उससे थोड़ा हाईली रिएक्टिव होता है सिल्वर। चलिए जी, सिल्वर से थोड़ा हाईली रिएक्टिव होता है आयरन, और आयरन से जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है, इन चारों में सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है सोडियम। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे जो हाईली रिएक्टिव है वो सोडियम है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, मतलब सोडियम, फिर आयरन, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following quantities is not a vector quantity? फोर्स, वर्क, वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों आपको पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अगर ये चीज आपको, देखो जो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, वेक्टर क्वांटिटी जो होगा आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, गलत मत करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? सो हियर वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखिएगा, वर्क जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। ये चीज देखो, वर्क के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता चलता है, डायरेक्शन थोड़ी बताया जाता है कि जो है इतना फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में लगा, नहीं, आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि इतना फोर्स लगा और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In which part of the alimentary canal the complete digestion of fat takes place? ओहो, शानदार क्वेश्चन है। आहार नाल के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? देखो बायोलॉजी से भी, देखो यहाँ पे आपके सिलेबस में बायोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो मतलब 100% एग्जाम में रहता है, कभी कभी 3 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो होता है हमारा, कि किस भाग में वसा का, ठीक है, पूर्ण पाचन होता है, मतलब फैट जो है पूरी तरीके से टूट जाता है, वहां पे तोड़ा जाता है और उसको डाइजेस्ट किया जाता है। किस पार्ट में होता है ये, एलिमेंट्री कैनाल के? सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, खाना पूरी तरीके से अगर कहीं जाकर के पचता है तो वो पचता है छोटी आंत में, और फैट का कंप्लीट डाइजेशन आहार नाल में, आहार नाल के उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, उस भाग में ही होता है। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड व्हेन हिट अनदर मेटल बिकॉज दे आर। देखो सबसे पहले आपको मेटल्स के जितने भी क्वालिटीज हैं, ठीक है, फीचर्स हैं, वो याद होने चाहिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स के सारे फीचर याद रहेगा। एक नंबर अगर कहीं से भी पूछ लेता है, देखो कहीं से भी, साइंस एक ऐसा चीज है ना कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर दिए गए हैं आपके सिलेबस में, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को साइंस के लिए एकदम तैयार करके रखो। और देखो साइंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, खास के 10th लेवल तक का साइंस जो है कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, मतलब 10 नंबर तो ये समझ लो कि मुफ्त के 10 नंबर ये साइंस के मिलते हैं। अगर आपकी साइंस की तैयारी अगर थोड़ी सी भी है, 10 नंबर ये मुफ्त के आपको मिलने वाले हैं। तो मेटल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड, देखो सोनरस, लस्ट्रस, डक्टाइल और मेलेबल, ये चारों के चारों फीचर्स हैं मेटल्स के। जैसे सोनरस मतलब क्या होता है बताइए? देखो लस्ट्रस दिया गया है, लस्ट्रस तो होगा नहीं चमकदार, क्योंकि वो ध्वनि उत्पन्न करने वाला है नहीं, चमकदार दोनों में अलग। डक्टाइल और मेलेबल मतलब होता है कि पतला, तार में ढाला जा सके, या मेलेबल हो मतलब जिसको पतली सीट में ढाला जा सके। ठीक है, दोनों एक ही तरह में आते हैं, डक्टाइल और मेलेबल सेम चीज है लगभग। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोनरस मतलब आवाज पैदा करने वाला। ठीक है, तो ये जब दो मेटल्स को आपस में टकराते हैं, जब दो मेटल्स आपने देखा होगा कि वो आवाज पैदा करते हैं, तो ये एक फीचर है आपके मेटल का। ठीक है, कि एक दूसरे से जब टकराया जाएगा मेटल्स को तो वो क्या है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Who was the first to experimentally determine the value of the universal gravitational constant? देखो भाई, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों का आपको पता होना चाहिए वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अगर आपको पता होगी, कैपिटल जी और स्मॉल जी की, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी का भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्मॉल जी होता है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए जरा। हाँ जी सॉरी, दरवाजे पे कोई आ गया था। तो फाइनली जो है आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल जी को लेकर के, स्मॉल जी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, जो ये आपका कैपिटल जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसने आपको डिटरमाइन की थी? हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था बाबू? हेनरी कैवेंडिश, नाम याद होना चाहिए आपको। और इसकी वैल्यू याद कर लो, 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखिएगा, एग्जाम में 100% पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में रहेगा आपका। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और किसने इसकी वैल्यू डिटरमाइन की थी? हेनरी कैवेंडिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? अब देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वाला ये मामला हमने उसी दिन आपको बताया था। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, याद कर लो। ANE, ENE, YNE। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो असंतृप्त हो, जो पूरा ना हो। ठीक है, अनसेचुरेटेड मतलब हो गया जो पूरा ना हो अपने आप में। तो कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, या कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड अगर आपस में बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो असंतृप्त कार्बन यौगिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला हमेशा सेचुरेटेड होता है, मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ANE इसमें कहाँ आ रहा है? तो बुटेन में कहीं ना कहीं। अब बुटेन का आपका क्या होता है फॉर्मूला? आपको पता होना चाहिए, केमिकल फार्मूला C4H10 होता है। C4H10, तो अगर आप C4H10 सिंगल बॉन्ड पे ड्रा करोगे तो आसानी से आपको इसका पता चल जाएगा। वहीं अलग अलग जरा पेंटेन का भी देख लेते हैं, फिर एक्सटिलीन का भी देख लेते हैं, बेंजीन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा पेंटेन का बताइए। पेंटेन का C5H10 होता है। क्या होता है? C5H10 आपका क्या होता है? ये डबल बॉन्ड है, C5H10। एसिटिलीन का, एसिटिलीन ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका क्या होगा फटाफट बताइए? YNE है इसमें। C2H2, C2H2, C2H2 ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन देखो ये डबल बॉन्ड है, और अगर इसमें YNE होता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। तो बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है, C6H6 होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड कौन सा है, मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं है पूछ रहा है, मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? बुटेन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड याद रखिएगा। देखो सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, और ट्रिपल बॉन्ड YNE। इनका फार्मूला भी मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा, आने वाले 1-2 क्लासेस में बता दूंगा कि ANE, ENE, YNE निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट फ्रॉम सी? शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एनर्जी समुद्र से नहीं है? जियोथर्मल जमीन से निकलती है, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, और साथ ही में वेव एनर्जी। ये तीनों की तीनों, वेव मतलब क्या हुआ? तरंग। ठीक है, जो वेव उठती है, जो समुद्र में लहरें उठती हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी भी आपका समुद्र से है। ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन समुद्र में पाई जाने वाली जो थर्मल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है ये भूतापीय ऊर्जा है, मतलब भूमि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? संवेग का एसआई मात्रक बताना है मोमेंटम का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए फटाफट बताइए। तो संवेग का एसआई, मोमेंटम का एसआई जो यूनिट होगा केजी मीटर अपॉन सेकेंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा केजी मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। ओ हो शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा किस तरह का रिफ्लेक्शन बनाया जाता है? देखो एक चीज बता देता हूं, प्लेन मिरर जो है हमेशा 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 वर्चुअल इमेज देता है। वर्चुअल मतलब आभासी, कभी भी प्लेन मिरर द्वारा रियल इमेज नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट केसेस में जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज ही देता है। पर एक चीज आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट देखो सीधा, ठीक है, और उल्टा, दो चीजें याद होनी चाहिए कि इमेज उल्टा कब बनता है और सीधा कब बनता है। देखो ज्यादातर केसेस में
ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग लगभग जो है 99% केसेस में जो सीधा इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज सीधा होता है, जो आभासी इमेज होता है वो सीधा होता है, और जो रियल इमेज होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। वो इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो प्लेन मिरर के द्वारा ज्यादातर रिफ्लेक्शन जो बनाए जाते हैं वो वर्चुअल और डायरेक्ट ही होता है, सीधा ही होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल? समुद्री तल से ऊपर की वस्तुओं देखने के लिए, अबव सी लेवल देखने के लिए। ठीक है, तल के वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किससे देखा जाता है? पायरीहिलियोमीटर, ठीक है, पायरीहिलियोमीटर या फिर ओडोमीटर या हिप्सोमीटर या पेरिस्कोप? ध्यान से करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल? कारण निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक अचार में परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम मेटाबिस्फेट, मेटासल्फेट, फटाफट ध्यान से देखिएगा, मेटाबाइसल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम बेंजोएट? अरे याद करो, बार बार मैं आपको बता चुका हूं, इसको पिकलिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकलिंग एजेंट बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, कई सारे नाम आपको मैं बता चुका हूं। मतलब जो अचार वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड, बेंजोएट से बेंजोइक एसिड सेम चीज वही बनती है। ठीक है, पिकलिंग एजेंट भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। एक चीज और, इसका आईयूपीएसी ने मैं आपको बता देता हूं, सोडियम बेंजोएट का C7H5NaO2। ठीक है, याद रखिएगा, C7H5NaO2 ये आपका आईयूपीएसी नेम है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, हर एक चीज आपको तैयार करके रखनी है। चलिए, ऑन व्हिच डे द समर सोलिस्टिस ऑकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? याद करो, अभी पढ़ा के आया हूं मैं आपको। समर सोलिस्टिस मतलब ग्रीष्म संक्रांति किस दिन पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे? 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर। गलत मत करिएगा, याद कर लो, 21 जून। कब? 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस, ग्रीष्म संक्रांति पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि बार बार जो है, मतलब मेरे पास जब ये आपका 2024 बैच का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो इतने सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बाबू जो 1 नंबर से नहीं हुआ जिनका सिलेक्शन, और कई सारे तो ऐसे भी कैंडिडेट मेरे पास आए हैं। अब आप कट ऑफ तो देख ही रहे हो, बहुत ही हाई कट ऑफ लगा हुआ है इस बार। अब देखो 2024 बैच में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा कि घटेगा, उस पर आप कहोगे, कमेंट कर देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो अलग से एक वीडियो कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट आए। एक जनरल का कैंडिडेट है जिसने मुझे फोन किया था, 86 मार्क्स कट ऑफ लगा है जनरल का, अगर आपको पता हो, और वो कैंडिडेट 85 मार्क्स लेकर के आया है। ठीक है, वो बच्चा रोने लगा, कह रहा है सर 2 से 3 बार ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, भाग्य का खेल है ये, मतलब 1 नंबर आधे नंबर से हर बार रह जाता हूं। अब आप सोच के देखो कि सर पिछली बार जो है 77 to 78 मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था जनरल का, और इस बार मैं मेहनत करके 85 लाया हूं तो कट ऑफ 86 लग गया। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी मिले जो सेम कट ऑफ जितना फाइनल कट ऑफ लगा उतने ही मार्क्स ला करके भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे कैंडिडेट यार रोने लगते हैं, मेरे पास फोन करते हैं, मैं भी सोच में पड़ जाता हूं कि अब इनको क्या कहा जाए, कैसे इनको जो है मोटिवेट किया जाए। ठीक है, मतलब जो बच्चा पिछले जो है 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लगातार एग्जाम दे रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग खुद डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको देखो धैर्य नहीं खोना है। देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज फिलहाल अभी क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो आ रहे हैं उसमें कम है, आपको लगातार कोशिश करते रहनी है। आपकी तैयारी अगर बेहतर रहेगी तो बाबू आज नहीं तो कल होना ही होना है। और सिर्फ एक एग्जाम के लिए ट्राई मत करो, 4 से 5 एग्जाम, 4 से 5 फॉर्म भर के रखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम देते रहिए, जरूर हो जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा लाइन मैं कहना चाहूंगा, अगर आप जो है डिमोटिवेट अगर किसी भी कदम पे होते हो, तो एक चीज याद रखिएगा कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल वाज अर्लियर कॉल्ड वोल्फ फ्रेम। वो शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। किस धातु को पहले वोल्फ फ्रेम कहा जाता था? जिंक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन या रेडियम? जिंक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन या रेडियम, किस मेटल को पहले वोल्फ फ्रेम के नाम से जाना जाता था? सो इट वाज बाबू टंगस्टन। किसको? टंगस्टन को जो है पहले वोल्फ फ्रेम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं किया जाता? अब देखो स्टेनलेस स्टील क्या है, फटाफट बताइए। एक एलॉय है, मिश्र धातु है, तो इसमें किसका इस्तेमाल इनमें से नहीं किया जाता है? सल्फर, कार्बन, क्रोमियम, निकल। देखो कार्बन, क्रोमियम, निकल ये तीनों होते हैं, ठीक है। सल्फर नहीं होता है। आयरन, क्रोमियम, निकल ये सब होते हैं। कार्बन की भी कुछ मात्रा होती है, ठीक है। देखो खास के 4-5 चीजें होती हैं। एक आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है, लेकिन सल्फर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is used in food packing industry to prevent chips from getting oxidized? ओ शानदार क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगा कि जो चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि कंपनियां जो है चिप्स में हवा भर के दे देती हैं, ऐसा नहीं है। देखो वो हवा भरा क्यों जाता है, उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है कि उसमें नमक होता है, ठीक है। जो चिप्स होते हैं उसमें नमक होता है, जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण वो क्या है, चिप्स ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए क्या किया जाता है बाबू? नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान से बताइए। नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, तो उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। चिप्स में जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पैकिंग इंडस्ट्रीज होती है, फूड पैकिंग इंडस्ट्रीज, इसका इस्तेमाल करती हैं, तो खास के चिप्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो साल्टी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। Bats search out prey and fly in dark nights by emitting and detecting reflections of which type of sound waves? ध्यान से करिएगा। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रतिबिंबों का उत्सर्जन और पता लगाकर अंधेरी रात में शिकार की खोज करते हैं? अरे याद करो यार, अभी बताया था अल्ट्रासोनिक वेव्स। अभी कल या परसों वाली क्लास में हमने बताया था कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले, 20 किलो हर्ट्ज से इससे अधिक वाले जो साउंड वेव्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं। और जो बैट होता है, जो चमगादड़ होता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ही क्रिएट करता है ना। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको? फटाफट बताइए। बिल्कुल बताया था, एग्जाम में भी हमेशा पूछता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट इज। ध्यान से करेगा। दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियां को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण, जो डेंटिस्ट होता है वो किस प्रकार के मिरर का इस्तेमाल करता है? हमारे दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, जिगजैग मिरर, ये दोनों तो नहीं होंगे, पहला या दूसरा में से ही कोई होगा। दैट इज कनकेव मिरर, याद रखिएगा। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? ओ हो शानदार क्वेश्चन है। यानी कि देखो आपके कार्बन के कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनमें से जैसे कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, हेलोजन हो गया, ऐसे कई सारे अभी और जो है फंक्शनल ग्रुप हैं कार्बन के। इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? कौन सा ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड या हेलोजन, किसमें नहीं होता है? सही आंसर दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा, हेलोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? देखो ध्यान से करना, ऑस्मियम, टंगस्टन, हाइड्रोजन या फ्रेंसियम? बिल्कुल ध्यान से करना है, गलत मत करना। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, किसका होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंसियम का, ठीक है। किसका? फ्रेंसियम का। एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंसियम का? एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? फटाफट देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, गलत मत करिएगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए।
गलत मत करिएगा। तो एटॉमिक नंबर 87 होता है फ्रेंसियम का, ठीक है, याद रखना। तो आपका लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट अगर पूछता है दैट इज फ्रेंसियम, ठीक है, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्योर फॉर्म हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। प्लेटिनम, टंगस्टन, कॉपर और गोल्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लेटिनम, टंगस्टन, कॉपर, गोल्ड, कौन सा होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका होता है? अरे याद करो, बार बार पढ़ा चुका हूं, टंगस्टन का एग्जाम में पूछा भी गया है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला। देखो सारी चीजें, सारे टॉपिक्स आपको एक बार ध्यान में रख के पढ़ने होंगे। यूरोपा इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, कह रहे यूरोपा जो है, ठीक है, ये किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? ध्यान से करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आर लगा लेना, जुपिटर है, ठीक है। चलो, बृहस्पति ग्रह का ये एक नेचुरल सैटेलाइट है यूरोपा। लैक्टोमीटर जो होता है जो दूध का प्योरिटी मापता है, और हाइड्रोमीटर्स जो डिटरमाइन करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये सब के सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? आर्किमिडीज, रिलेटिविटी, अनसर्टेनिटी या स्पेशल रिएक्टिविटी? बताइए, रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी किस पे? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये सब के सब काम करते हैं। लैक्टोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, ठीक है, ये सब के सब जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सब के सब किस पे काम करते हैं? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब देखो नेक्टोफोबिया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, इंग्लिश वाले भी एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है उसमें भी पूछ लेता है कभी कभी, उसमें क्या बोलते हैं, वन वर्ड में करके, ठीक है, और इसमें भी पूछता रहता है। तो नेक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ बर्ड्स, लाइट, डार्कनेस या एनिमल्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्कनेस, जो अंधेरे से जिसको डर लगता है तो बोलते हैं इसको नेक्टोफोबिया है, ठीक है, याद रखना। क्या बोलोगे? नेक्टोफोबिया है। किसी कोई भी आदमी जिसको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में, उसको बोलोगे ही हैज निक्टोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबिया मतलब एक डर होता है, फोबिया शब्द ही मतलब हो गया कि एक डर, ठीक है। पैरालुसाइट किसका एशक है? पैरालुसाइट इज एन ओरा, बार बार बताता हूं, और क्या होता है? कच्ची धातु होती है जिससे जो है मेन ओरिजिनल जो है धातु प्राप्त होती है। तो पैरालुसाइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? फटाफट बताइए, किसका ओर है ये? यूरेनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, किसका है? सो इट इज ऑफ मैग्नीज, ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीज का। पैरालुसाइड जो है किसका एशक है? मैग्नीज का। मैग्नीज इसी से प्राप्त होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर इंफ्रारेड रेडिएशन, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड रेडिएशन मेजर करता है? बोलोमीटर, पैरहीलियोमीटर, कैथेटोमीटर या फिनोग्राफ? बताइए, बोलोमीटर, पायरहीलियोमीटर, कैथीटोमीटर या फोनोग्राफ, कौन सा प्राप्त करता है? बोलोमीटर। याद रखना, बोलोमीटर जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशन मेजर करता है। डैश आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, में किसका इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए? इंफ्रारेड वेव्स का, गलत। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन तो सन में होता है ना, ये कहां से आ जाएगा? ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम वेव्स का, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेली कॉमेट? जो हेली धूमकेतु, आपने नाम सुना होगा इसका, बहुत ही फेमस धूमकेतु है, इसका आवर्तक काल क्या है? फटाफट बताइए, कितने साल पे ये एक बार दिखता है? मतलब जो है ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के एक बार ये निकट आता है, कितने वर्षों में? मतलब नियर अबाउट 75 टू 76 ईयर्स में, जो है कितना, 75 टू 76 ईयर्स में इसका एक चक्कर पूरा होता है सूर्य का, ये इसकी पीरियोडिसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेली कॉमेट? 75 टू 76 ईयर्स, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फॉर यू है, ध्यान से करेगा, ये आपके लिए दे रहा हूं, सबको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, गलत मत करिएगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स, देखो कह रहे कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो इसका फार्मूला बता देता हूं, आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहा है। नहीं, फार्मूला नहीं बताऊंगा, फार्मूला बता दूंगा तो आराम से कर लोगे, इसलिए खुद से करना सीखो, ठीक है। बट व्हेन द स्पीड ऑफ, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसका स्पीड आधा कर दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी या फिर एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल से, या काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, या एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा? जो करेक्ट आंसर होगा
सबको कमेंट करके बताना है, सभी को पहले ही बता देता हूँ। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की बुक महापीडीएफ 3.0 अभी तक नहीं लिए हो तो बाबू 9795111812 पे व्हाट्सएप कर लो। और अभी शाम को 4 बजे जीके की क्लास आएगी, 4 से 5 बजे जीके की आज क्लास मैं देने वाला हूँ, तो जीके वाली भी क्लास मिस मत करेगा, जरूर अटेंड करिएगा। चलिए एक बार महापीडीएफ एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर अभी तक आपने महापीडीएफ नहीं देखा, यही है वो महापीडीएफ 3.0। नहीं लिया है तो सेक्शन 1 के लिए ले लो बाबू, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए महापीडीएफ लेकर के अपनी तैयारी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र 100 रुपए में आपको मिल रहा है, 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम के इसमें मिल जाएंगे। 9795111812 पे आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए इस क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।